अब चूंकि पहली बार हम लोग अपने पेपर को लिखने जा रहे हैं कि आखिर कैसे हम अपनी कॉपी बेहतरीन तरीके से लिखें ताकि पूरे के पूरे अंक हमें हासिल हों। क्योंकि कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि हम अपनी कॉपी को लिखेंगे कैसे। सक्सेस का राज क्या होगा, आप किस तरीके से अभी पढ़ाई करोगे, उसका मात्र एक फॉर्मूला होगा, DSS। हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग इस वीडियो के जरिए ये समझेंगे कि अपनी कॉपी कैसे लिखना है एग्जामिनेशन में। जो बच्चे क्लास 12वीं में हैं, यूपी बोर्ड से 2025 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं। अब चूंकि पहली बार हम लोग अपने पेपर को लिखने जा रहे हैं तो हमारा अनुभव कैसा रहेगा ये तो बाद की बातें हैं। लेकिन जो कुछ पूरे साल भर पढ़ा है, अगर हम उन चीजों को सही से लिखें, सही से अपनी कॉपी में प्रस्तुत कर दें तो वही सबसे अच्छा जरिया होता है अंक बढ़ाने का। तो आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर समझेंगे कि आखिर कैसे हम अपनी कॉपी बेहतरीन तरीके से लिखें ताकि पूरे के पूरे अंक हमें हासिल हों। तो यहां पर कुछ बेसिक सी बातें हैं जो मैं आपसे आज साझा करने जा रहा हूं। ध्यान रखिएगा कि आपने पूरे साल भर कितना पढ़ा ये तो मायने रखता ही है, लेकिन अब मायने ये भी रखेगा कि आप कॉपी को किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं। चूंकि कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, मतलब पहले ही आपके पन्ने में किस प्रकार से सारी चीजें लिखी हुई है और किस प्रकार से आपने पूरा का पूरा आंसर राइटिंग किया है। सवाल अलग अलग तरह के होते हैं और ऐसे में आपको लगता है कि सर कौन सा सवाल हमें किस प्रकार से लिखना चाहिए, हमें पहले पता ही नहीं था और आप एग्जाम के बाद बता रहे हो। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम इन सारे तथ्यों को अभी साझा कर दें जब आपके 2-4 दिन ही बाद एग्जामिनेशन होने हैं। अब आपका पूरा नॉलेज तो हो चुका होगा, सब्जेक्ट के ऊपर कमांड बहुत अच्छे से कर लिया आपने, हर एक टाइप के क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि हम अपनी कॉपी को लिखेंगे कैसे एक अच्छे तरीके से कॉपी को लिख करके अंक को मैक्सिमाइज किया जा सकता है। इन सारे तथ्यों पर अभी हम लोग बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले यहां पर चर्चा करें कि क्लास 12 जो यूपी बोर्ड से बच्चे हैं 2025 में अपना एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उन बच्चों के लिए खास ये वीडियो होने वाला है। अब देखिए यहां पर परीक्षा में कैसे लिखेंगे अपनी कॉपी, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले सक्सेस का राज क्या होगा, आप किस तरीके से अभी पढ़ाई करोगे, उसका मात्र एक फॉर्मूला होगा, DSS। इसका मतलब है डेडिकेशन, जो आपने पूरे साल भर तैयारी किया है, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ। स्ट्रेटेजी यानी कि आपकी पूरी प्लानिंग कि आपको पहले कौन सा पेपर देना है, किस प्रकार से आंसर राइटिंग करनी है, ये सारी चीजें हिस्सा है रणनीतियों का आपके, ठीक है ना। और उसके बाद स्मार्ट वर्क। अब इसका कहने का मतलब है कि हम अब ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, हम पूरे साल भर पढ़ाई कर चुके हैं, अब हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वर्क। तो ये कैसे हम कर सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर, जिसके जरिए हम अपनी कॉपी जब प्रस्तुत करेंगे, सही तरीके से लिखेंगे, तो वही हमारा जो तरीका होगा अंक मैक्सिमाइज करने का तरीका होगा, ठीक है ना। तो यहां पर सक्सेस का राज, सक्सेस का फॉर्मूला, ये 3 चीजें हैं, ध्यान रखना, डेडिकेशन, स्ट्रेटेजी और स्मार्ट वर्क। अब आइए यहां पर चर्चा करें कि आखिर हमें इकोनॉमिक्स कितने भाग में पढ़ना होता है। तो हम लोग समझ चुके हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। ये इकोनॉमिक्स के दो भाग हैं। यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए ये जो दोनों भाग हैं, व्यष्टि और समष्टि, बहुत मायने रखता है। अब ये अभी जो आप क्लास 12 में पढ़ रहे हो ना, आगे चल करके आपको हर एक कंपटीशन एग्जामिनेशन में इसके टर्मिनोलॉजी देखने को मिलता है। चाहे आप किसी भी तरह से प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने के लिए जाएंगे, आपको यहां का टर्मिनोलॉजी जरूर सुनने को, देखने को मिलता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी आप सिर्फ इकोनॉमिक्स और क्लास 12 की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप अपनी पूरे जीवन यात्रा कैसा रखना चाहते हो, इसकी तैयारी हो रही है। मैंने आपको शुरुआत से ही कहा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर ये कुल 4 चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं और इन चारों चैप्टर के अंदर जिस प्रकार से कंटेंट दिया हुआ है, मैंने 2018 से अब तक अनुभव तो कर ही रहे है ना, क्योंकि 2018 से मैंने पढ़ाना शुरू करा और अब तक लगातार व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र,
पढ़ाए जा रहे हैं, तो हमें एक अच्छा खासा इस विषय के ऊपर में कह सकते हैं कि अनुभव हो चुका है। एक छोटा सा अनुभव ही, लेकिन 2018 से 2025 जब पहुंच चुके हैं, तो इसका मतलब है कि हम प्रत्येक साल ये बोर्ड परीक्षा देते हैं। हाँ, हमारे जरिए जो बच्चे पास आउट होकर के निकलते हैं, उन्हीं के अनुभव को हम यहां पर निचोड़ करके बताने वाले हैं। उन बच्चों से जब चीजें निकल करके आती है, जो बच्चा टॉप करता है कहीं स्कूल में, कॉलेज में, डिस्ट्रिक्ट में, या फिर स्टेट टॉपर होता है, तो मुझे उन बच्चों से जो कुछ सीखने को मिला है, समझने को मिला है, उन चीजों को हम साझा करने वाले हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में ये जो 4 चैप्टर है ना, इसको ठीक ढंग से समझ लीजिए कि किसका मार्क्स वेटेज कितना है। ठीक है, तो यहां पर पहले चैप्टर का मार्क्स वेटेज आप देखोगे 4 अंक है। ठीक है, तो पहले चैप्टर से आपने समझ लिया कि लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप कुछ क्वेश्चंस को यहां पर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि 4 नंबर यहां पर तो कह रहा है, लेकिन अधिकतम 6 नंबर तक का भी सवाल पूछा जा सकता है इस वाले चैप्टर से। समझ पाए? तो यहां पर देख लीजिए दूसरा चैप्टर कौन सा है, उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग। ये 18 अंक का चैप्टर है, और इसी प्रकार से उत्पादनकर्ता का व्यवहार एवं आपूर्ति 18 अंक का है। बाजार वाला ये जो अपना चैप्टर है ना, ध्यान देना, यूपी बोर्ड के बच्चे खास करके कह रहे हैं कि बाजारों के प्रकार एवं साधारण युक्तियों के साथ आदर्श प्रतिस्पर्धा की स्थिति में मूल्य निर्धारण, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन से संबंधित सवाल इस चैप्टर में आपको जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए 10 अंक का चैप्टर है। मैं आपको सीधा सीधा क्वेश्चन ही बता दूं, बात करेंगे आगे। देखो, अब यहां पर हम कह रहे हैं कि चारों चैप्टर के अंक आप जोड़ दीजिए, तो टोटल यहां पर आ चुके हैं 50 अंक। तो 50 अंक के जो प्रश्न आपके होंगे एग्जामिनेशन में, वो केवल और केवल व्यष्टि अर्थशास्त्र से ही पूछा जाएगा। ये बातें कंफर्म हो गई। अब देखिए, जो भी 4 नंबर और उससे बड़े अंक वाले चैप्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, उन सभी में आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है ना? एक बात ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो चैप्टर नंबर 4 है, ये इतना आसान चैप्टर है कि हर एक बच्चा चाहे तो एग्जाम से 1 घंटे पहले भी पढ़ सकता है। ठीक है, इतना आसान है, क्योंकि यहां पर आप पढ़ते हैं बाजार, बाजार की विशेषताएं, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, इस तरह के बाजार की विशेषताएं जानते हैं। साथ ही साथ एक लॉन्ग क्वेश्चन यह बनता है कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में किसी भी वस्तु का मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो वो सवाल यहीं का होता है दरअसल। इसी प्रकार से चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड हैं, क्योंकि यहां पर चैप्टर 2 में आप पढ़ते हैं मांग और चैप्टर 3 में पढ़ते हैं आपूर्ति, यानी कि सप्लाई। तो मांग और पूर्ति, ये दोनों कंसेप्ट को ले लिया जाता है बाजार वाले चैप्टर के अंदर। मेरा मानना है कि इन दोनों चैप्टर को केवल आप पढ़ लीजिए अच्छे से, तो आपका ये चैप्टर भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। समझ पाए या नहीं? जहां तक बात रही पहले चैप्टर के ऊपर, तो यहां से आप केवल और केवल शॉर्ट क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। इस पर भी हम आपको एक अलग वीडियो अपडेट दे देंगे। ठीक है ना? चलो, अब आते हैं नेक्स्ट। ये देखिए समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में ये 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। राष्ट्रीय आय एवं उनके समुच्चय, ये देखेंगे आप, यहां पर 12 अंक का चैप्टर है। इसी के साथ ये देखिए मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा एवं बैंकिंग, ये भी बहुत आसान चैप्टर है, जहां पर मुद्रा क्या है, मुद्रा की पूर्ति किसे कहते हैं, व्यावसायिक बैंक, केंद्रीय बैंक, इन दोनों में अंतर क्या है, केंद्रीय बैंक कैसे जो है साख नियंत्रण करता है, और व्यावसायिक बैंक कैसे साख का सृजन करता है, साथ ही साथ वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या कठिनाइयां थी, वो सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन तो एक जरूर होगा, इसके साथ साथ में यहां से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, जिसे हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी कह सकते हैं। तो ये हो गया 8 नंबर का चैप्टर। अब देखो, आय एवं रोजगार का निर्धारण, ये पूरा का पूरा मैथमेटिकल चैप्टर है। जिन बच्चों का मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत भी अच्छा है, केवल जोड़ गुना घटाओ यही सब तो जाना जाता है, केवल इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स अभी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, तो यहां पर ये जो चैप्टर आपका बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। हम तो कहते हैं इससे संबंधित सवाल पूछा जाए तो छोड़ करके मत आना। इतना आसान है कि हर बच्चा अगर केवल एक बार इसको ध्यान से पढ़ ले तो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहां पर देखिए 14 अंक का चैप्टर है, यानी कि सबसे बड़ा चैप्टर यहां पर यही देखने में लग रहा है। अब कंप्लीट कहां से करेंगे? जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा इस चैप्टर में, वो कंप्लीट कर सकते हैं रिवीजन सीरीज से। ठीक है,
रिवीजन सीरीज जाकर के देख सकते हैं, कॉमर्स वाला हिंदी मीडियम पर ही आपको डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ यहां पर देखो सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। बजट क्या है, बजट बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, सरकार बजट बनाती क्यों है, संतुलित बजट, घाटे का बजट, अधिक के बजट होता क्या है, साथ ही साथ राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, ये सब है क्या। यहीं से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, बस टर्मिनोलॉजी क्लियर करना होता है। ठीक है ना। अब आइए यहां पर भुगतान संतुलन, इस वाले चैप्टर को आप देखोगे तो 8 अंक का ये चैप्टर है, जिसमें मात्र हम कहते हैं कि 2 क्वेश्चन आपको ठीक ढंग से पढ़ना है तो बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन 2 क्वेश्चन कम से कम आप ध्यान से पढ़िएगा। एक तो व्यापार संतुलन क्या है और भुगतान संतुलन क्या है, दोनों में अंतर। ठीक है ना, बात समझ पाए हो। और दूसरा क्वेश्चन ये कि लोचशील विनिमय दर का निर्धारण कैसे किया जाता है। और एक छोटा सा क्वेश्चन अगर कहें तो अवमूल्यन से आप क्या समझते हैं, डिवैल्यूएशन होता क्या है। अगर ये 3 क्वेश्चन आपने टोटल कर लिया केवल और केवल इस चैप्टर से, तो ये पूरा चैप्टर ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा। ज्यादातर संभावना होता है कि इन्हीं 3 क्वेश्चन में से क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है ना। अब आइए यहां पर देखें कि टोटल ये कितने अंक का हो चुका है, 50 अंक का। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का है ना, आपने देखा इससे पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र का 50 क्वेश्चन था, यहां पर देखोगे, और समष्टि के लिए भी आप देखोगे 50 क्वेश्चन, यानी कि 50 नंबर का क्वेश्चन यहां से भी बन रहा है। तो कुल मिलाकर के 100 अंक तो हो गए। इसमें कोई प्रैक्टिकल तो होता नहीं है, तो पूरा का पूरा आपको लिख करके ही अंक हासिल करने होंगे। समझ पाए हो। अगर इन सभी चैप्टर्स में से कोई भी चैप्टर आपको लगता है कि सर मैं इसमें कमजोर पढ़ रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ें, तो जाकर के आप रिवीजन सीरीज को जरूर एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से आपका वहां पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। चलो अब यहां पर आइए आगे देखें और भी किस तरह के खजाने छुपे हुए हैं। अब सर हमें लिखना कितना होगा, बहुत सारे बच्चे भी घबराए हुए हैं, है ना। अब मैं आपकी इस घबराहट को शांत करना चाहता हूं। देखो ध्यान से, यहां पर प्रश्नों के प्रकार में ध्यान दोगे तो 4 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सबसे जो पहला टाइप होगा वो है एमसीक्यूज, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। टोटल 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक। यह भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर के 10 तक आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जा रहा है, तो व्यष्टि और समष्टि दोनों ही भागों से आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पर केवल आपको एक सही उत्तर का चयन करना होता है, और वो आपको कॉपी में लिखना होगा कि पहले का बी सही है या पहले का सी सही है। बात समझ पाए। उसके साथ ही दूसरे जो टाइप का क्वेश्चन दिखाई देता है पेपर में, वो होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन की संख्या 8 होगी, ध्यान रखिएगा, लिखना बहुत आसान होता है। तो यहां से देखो क्वेश्चन संख्या 11 से लेकर के 18 तक प्रश्न कौन सा मिलेगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। और यहां पर प्रत्येक प्रश्नों का जवाब आपको 50 शब्दों में देना है। सर ये 50 शब्द का मतलब कितना है, देखिए काउंट मत करिएगा कि 50 शब्द हुआ या नहीं, मैं आपको अंदाज के आधार पर बताता हूं। देखिए अगर मान ले कि ये आपका क्वेश्चन है ना, ये आपका जो है वो उत्तर पुस्तिका है। ठीक है। अब उत्तर पुस्तिका में आपकी चौथाई तो रहेगी ही, है ना। चौथाई ध्यान रखिएगा हमेशा लेफ्ट साइड में रखना होता है। ठीक है। और इसके साथ ही ऊपर में भी आपके स्पेस रहेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपको मान लीजिए बहुविकल्पीय प्रश्न हल करना है ना, तो आप यहां पर पहले लिख दीजिए बहुविकल्पीय प्रश्न। समझ पाए हो, बात समझ पाए हो या नहीं। तो यहां पर आपने लिख दिया, उसके बाद आप यहां पर लिखोगे उसके नीचे पहला क्वेश्चन का क्या सही है, मान लीजिए ए ऑप्शन सही है, तो पहले का ये लिख दिया। समझ पाए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले का ए तो लिख दिया और ये में क्या लिखा हुआ है ऑप्शन के अंदर वो भी लिख दिया। हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके साथ ही आप कम से कम 1 लाइन 2 लाइन जरूर छोड़ना, ताकि थोड़ा सा गैप मिले क्वेश्चन को। ठीक है ना। उसके बाद लिखिए दूसरे क्वेश्चन का कौन सा सही है, मान लीजिए सी सही है, तो सी आपने लिख दिया। इसी प्रकार से सारा बहुविकल्पीय प्रश्न हल कर लीजिए। तो ये मार्जिन के इधर क्वेश्चन नंबर आप लिख सकते हैं, मार्जिन के इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मार्जिन के इधर भी लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए कि आपके सभी बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए हल, तो आप फिर से 2 लाइन छोड़ करके ही अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन संख्या 11 शुरू कर देना। लेकिन 11 जो प्रश्न शुरू कर रहे हो वो किस टाइप का क्वेश्चन है ये आप बता सकते हो पेपर में, है ना।
अपनी पुस्तिका में बता सकते हो कि ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, क्वेश्चन संख्या 11 से 18 तक। आपको मेंशन नहीं करना है कि 11 से 18, आपको सिर्फ लिखना क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहां पर लिख देना है, समझ पाए। और क्वेश्चन संख्या 11 का आप जवाब देना केवल शुरू कर दीजिए, क्वेश्चन को मत लिखना। क्वेश्चन क्या है मत लिखना, क्वेश्चन का आंसर लिखना कि 11 का पूरा आपने सॉल्यूशन दे दिया। फिर जैसे ही 11 क्वेश्चन नंबर का आपने जवाब दे दिया है, 2 लाइन छोड़िए और फिर 12 नंबर क्वेश्चन शुरू करिए, समझ पाए। और यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि जितना ज्यादा आप कर्म वाइज लिखोगे उतना सहूलियत, उतना आसानी होता है क्वेश्चन पेपर को जांच करने में, यानी कि आपकी उत्तर पुस्तिका को जांचने में आसानी होता है, तो आपको अंक भी बहुत अच्छा मिलेगा। अगर कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 बनाया, 12 बनाया, लेकिन अब उसको क्वेश्चन नंबर 25 आ रहा है, तो 12 के बाद सीधा 25 बना दिया, 25 के बाद फिर से आया 13 में, 13 के बाद फिर से आया 15 में, 15 के बाद फिर से आया 14 में, तो इस प्रकार से आगे पीछे करके आप बनाते हो, तो कॉपी जांचने में थोड़ी सी उनको जो वो क्या लगता है, समय ज्यादा लगता है, और इस वजह से आपके अंक कट सकते हैं। ध्यान देना, कोशिश ये करना कि अगर आप क्वेश्चन पहले लॉन्ग वाले बना रहे हो तो लॉन्ग बनाओ, शॉर्ट वाले पहले बना रहे हो तो सारे शॉर्ट वाले एक साथ में बना लो। बात समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से अगर करोगे ना तो आपके लिए भी आसानी होगा। अगर मान लीजिए कि 1-2 क्वेश्चन शॉर्ट में छूट ही जा रहे हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आपने लिख दिया, लॉन्ग के बाद आप शॉर्ट में लिख रहे 1-2 क्वेश्चन, तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बार बार आगे पीछे जाकर के हल करोगे तो इससे दिक्कत होता है क्वेश्चन पेपर को जांचने में, सॉरी आपकी उत्तर पुस्तिका को जांचने में। ठीक है ना, मेरी बात समझ पाए हो? तो क्वेश्चन संख्या 11 से लेकर के 18 तक प्रत्येक प्रश्न का जवाब कितने देना है, 50 शब्दों में। सिर्फ 50 शब्द का मतलब कितना है, देखो यही चीजें तो बात करने वाले थे। तो ये देखिएगा, हम कहते हैं कि ये पेपर है आपका, मार्जिन इधर छूट गया, इधर भी छूट गया, लिखना कहां पर है, इस वाले एरिया में लिखना है आपको। ठीक है, अब यहां पर कितना लिखोगे, तो पूरा का पूरा 50 शब्द में जवाब देना चाहते हो, तो ये जो पूरा एरिया बचा हुआ है इसका हाफ लिखोगे, हो गया 50 शब्द, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। हाँ, ये बात ध्यान देना कि कई सारे प्रश्न ऐसे हो सकते हैं कि 1-2 लाइन में मात्र निपट गए, तो जबरदस्ती उसको खींच करके बढ़ाना नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन कहीं कहीं पर आपको ऐसा मिलेगा कि मात्र 1 लाइन में लिखा, डेफिनेशन बहुत धाकड़ रहता है। ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया, काम हो गया। तो जबरदस्ती भी खींच करके लंबा चौड़ा डेफिनेशन नहीं करना है, कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए। बात समझ पा रहे हैं? चलिए, तो यहां पर आपने ये बात तो समझ लिया है। किसी प्रश्न में ऐसा भी होगा कि 50 शब्द से ज्यादा जा रहे थोड़ा बहुत, तो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत लंबा या फिर बहुत ज्यादा उसमें समय नहीं देना है। इससे होगा क्या, बाकी प्रश्न छूटने की संभावना होगी। समझ पाए? तो एक लिमिटेड दायरे में आप जवाब देना। साथ ही साथ देखो, तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो होगा लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 6 प्रश्न होगा, क्वेश्चन संख्या 19 से लेकर के 24 तक। प्रत्येक प्रश्न का जवाब आपको 150 शब्दों में देना है। तो इसी आधार पर आप अंदाज लगा लीजिए, 50 शब्द आपके इधर हो गए, यहां पर 50 शब्द हो गए, 50 शब्द इधर हो गए। ठीक है, और जैसे पेज पलटोगे तो उतना फिर से, यानी कि इतना भाग फिर से लिखोगे। समझ पाए? तो 150 शब्द हो गया, यानी कि तो इस तरीके से 6 प्रश्न का आपको जवाब देना होगा। समझ पाए हैं? अब देखो यहां पर चौथे टाइप का और सबसे अंतिम टाइप का प्रश्न क्या होगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन की संख्या 6 होगी, ध्यान रखना 6 प्रश्न होंगे। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन संख्या 25 है, तो 25 में एक अथवा में भी प्रश्न रहेगा कि 25 वाला जो मेन क्वेश्चन है वो आप जानते हैं या 25 में जो अथवा दिया हुआ वो क्वेश्चन जानते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगता है हल कर दीजिएगा, है ना। उसके बाद क्वेश्चन संख्या आ जाएगा 26। 26 तो एक मेन क्वेश्चन है ही, 26 के बाद अथवा में फिर से रहेगा। फिर इसी प्रकार से 27 तो मेन क्वेश्चन रहेगा ही, फिर उसके भी अथवा में रहेगा। तो क्वेश्चन की संख्या 6 हो जाएगी। 6 में से मात्र 3 प्रश्न का आपको जवाब देना है। समझ गए? तो 6 में से 3 प्रश्न का आपको जवाब देना है। क्वेश्चन संख्या 25 से लेकर के 27 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। तीनों प्रश्न का जवाब ध्यान रखिएगा 300 शब्दों में आपको देना है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, 50 शब्द के हिसाब से यहां पर देखो 8 क्वेश्चन का जवाब देना है, तो 8 × 5 = 40, यानी कि 400 शब्द हो गए यहां पर। उसके बाद ये देखिएगा 6 को गुना कर लो आप 150 शब्दों से, तो इसका मतलब 15 × 6 = 90, यानी कि 900 शब्द यहां पर हो गए। और 300 शब्दों की बात कर रहे हैं, 3 प्रश्नों का जवाब देना है, तो इस तरीके से आप देखोगे 900 शब्द यहां पर भी हो गए। तो टोटल आपको 2200 शब्दों में जवाब देना है। अब सर ये 2200 शब्दों का मतलब क्या हुआ?
तो एक पेज ये जा रहा है अग्नि की सिंगल साइड में, तो 50 और 50 100 शब्द हो गए। तो सोचो 2200 शब्दों में जवाब देना है तो कितना, मुश्किल से 12 से 15 पेज के आसपास में आपका जाना चाहिए, मुश्किल से उससे भी ज्यादा जाएगा तो 18 पेज में जाना चाहिए, ऐसा होगा। हो सकता है इसे थोड़ा बहुत भी ज्यादा कम जा सकता है, मतलब क्यों, क्योंकि डायग्राम भी तो रहेगा, डायग्राम की वजह से कई बार पेजेस आपको ज्यादा दिखाई देंगे कि ज्यादा पेज हो गया तो पेज वगैरह काउंट नहीं करना है, आपको यह ध्यान रखना है कि कम से कम आप 12 से 15 पेज तो लिखेंगे ही लिखेंगे, तब जाकर के पूरा का पूरा आंसर राइटिंग लगभग हो पाता है। अब कुछ बच्चों का टेक्स्ट या फिर जो लिखावट होता है वो बड़ा होता है, कुछ लोगों का लिखावट छोटा होता है, ऐसा भी है। तो यहां पर पेज की गिनती नहीं करनी है, शब्दों का गिनती नहीं करना है, अपने कंसेप्ट पे ध्यान रखना है, क्वेश्चन कह क्या रहा है और क्या हम उस तरीके से जवाब दे रहे हैं या नहीं, इस पर ध्यान देना है। हर एक प्रश्न को पहले समझिएगा, समझने के बाद उसको तोड़ करके जवाब दीजिएगा। तोड़ के जवाब देने का मतलब क्या है, मान लीजिए कि हमसे प्रश्न पूछा है पूर्ण प्रतियोगिता, मैं अभी दिखाऊंगा, आगे चलते हैं पहले, ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। तो यहां पर देखिएगा, अब जो है आपको उत्तर लिखने कैसे हैं, उत्तर लिखन में किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है। तो सबसे पहली बात है कि जो भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जो भी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, वो ध्यान रखिएगा परिभाषा से संबंधित ही आपके सवाल होंगे, परिभाषा से संबंधित होगा। जैसे कि यहां पर देखो, कह रहे हैं कि सीमांत उपयोगिता को परिभाषित कीजिए, बस इसी तरह के प्रश्न आपको मिलेगा एग्जाम में कि परिभाषा से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे वो सब के सब आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न के दायरे में रहेगा। ऐसे प्रश्नों की संख्या 8 होगी, ध्यान रखिएगा। लिखना कैसे आप देखो, कह रहे हैं कि परिभाषा सूत्र के साथ सरल और कम शब्दों में लिखिएगा। कभी भी परिभाषा को लेंदी करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस बातें बिल्कुल स्पष्ट कीजिएगा कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई उपभोग करने पर कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। बात खत्म, है ना। तो ये आपका तरीका रहेगा कि एक लाइन में आप डेफिनेशन दीजिए, फिर अगर सूत्र है, संभव है कि सूत्र आप दे सकते हैं, है ना, या फिर उसका सूत्र भी होता है तो आप जरूर लिख दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि इसमें सूत्र तो बोला नहीं है, केवल परिभाषा बोला है, ये गलती मत करना, क्योंकि यहां पर ये लाइन पढ़ने में हो सकता है कि उनको मजा ना आए, लेकिन ये डेफिनेशन जो आप लिखते हो सूत्र के जरिए, ये सभी को पसंद आता है, दुनिया के हर एक इंसान को। समझ पाए हो? चलिए, तो यहां पर सूत्र के साथ में जो है, सॉरी, डेफिनेशन के साथ में सूत्र जरूर लिख दीजिएगा। अगर देखो आपको लगता है कि सर लाइन बहुत कम है, इतने में जवाब आपको, है ना, अच्छा नहीं लग रहा है देना, है ना, नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, तो इस दौरान आप उदाहरण दे सकते हो। यहां पर भले ही नहीं पूछा है, आप एग्जाम्पल दे सकते हो इसकी क्लैरिटी के लिए, क्लैरिटी के लिए दे सकते हो, ठीक है ना, कि रोटी की 1 इकाई उपयोग करने पर कुल उपयोगिता कितनी है 20, और 2 इकाई उपभोग करने पर कितना हो गया कुल उपयोगिता 35। तो देखो पहली इकाई से मिला था 20, लेकिन 2 इकाई उपभोग कर लिया तो हो गया 35, तो इसका मतलब है कि सीमांत उपयोगिता कितना होगा 15 होगा, ठीक है। तो ये आपने बता दिया। आगे देखोगे, कह रहे कि जब भी अंतर वाले प्रश्न पूछे जाएं, जैसे कि व्यष्टि और समष्टि में अंतर कीजिए, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार के बीच अंतर कीजिए, ठीक है, अल्पकालीन उत्पादन फलन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। जब भी अंतर वाले प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आप इसका जवाब अंतर तालिका बनाते हुए देना, ठीक है ना। इससे होता क्या है, एक तरफ आपने लिख दिया एक विषय वस्तु, दूसरे साइड में लिख दिया दूसरी विषय वस्तु को। अब दोनों साइड में पहले पहले पॉइंट का आधार बिल्कुल सेम टू सेम रखना है। जैसे कि समय के आधार पर बता रहे हैं कि यह सीमित समय अवधि में उत्पादन से संबंधित है, समय की बात कर रहे हैं, सीमित समय अवधि से संबंधित है अल्पकालीन उत्पादन फलन, और दीर्घकालीन कहने का मतलब है लंबा समय अवधि, तो यह लंबी समय अवधि में उत्पादन से संबंधित होता है। तो समय के आधार पर ही दोनों में अंतर किया गया है। इसके अलावे अब देखो साधन किस टाइप के देखने को मिलते हैं, तो कहने कि अल्पकाल में कुछ उत्पादन के साधन स्थिर और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, लेकिन दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो यहां पर साधन के आधार पर दोनों में भिन्नता किया गया। देखिएगा अगला, कह रहे कि अल्पकाल में उत्पादन स्तर को बढ़ाने के लिए केवल और केवल परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाया जाता है, क्योंकि अल्पकाल है तो हम कुछ साधन को बढ़ा सकते हैं और कुछ साधन को बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ साधन तो क्या है स्थिर है
और कुछ साधन परिवर्तनशील हैं। तो अगर अल्पकाल में यानी कि कम समय में प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत भी पड़ेगी तो आप स्थिर साधन को नहीं बढ़ा सकते, केवल और केवल आप परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ा करके ही उत्पादन की मात्रा को बढ़ा सकते हो। यह बात समझ आ गई है। तो यहां पर देखोगे अब दीर्घकाल के समय कह रहे कि दीर्घकाल में उत्पादन स्तर को बढ़ाने के लिए हम उत्पादन के सभी साधन को बढ़ा सकते हैं, सभी साधन को, क्योंकि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। यहां पर देखिएगा अब उदाहरण के मदद से देखो, कह रहे कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम अल्पकालिक उत्पादन फलन का उदाहरण है, लेकिन जो हम लोग पढ़ते हैं रिटर्न्स टू स्केल यानी कि पैमाने का प्रतिफल, यह दीर्घकालीन उत्पादन फलन को प्रदर्शित करता है। तो यहां से आपको समझ आ गया होगा कि जब कभी भी अंतर वाला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आपको जवाब कैसे देना है, अंतर तालिका बनाते हुए, और क्या करना है, पॉइंट सामने सामने रखने हैं, ठीक है, विशेषताएं सामने सामने रखना है, गुणों को सामने सामने रखना है, ठीक है। आगे देखो, अब यहां पर मान्यताओं और विशेषताओं को बुलेट लाइन में लिखें। अब ये बुलेट लाइन कहने का मतलब क्या है भाई साहब, है ना, बुलेट लाइन कहने का मतलब मात्र एक लाइन में आपको मान्यताएं या फिर विशेषताएं लिखनी है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपको कह दिया उत्पादन फलन किन मान्यताओं पर आधारित है, स्पष्ट कीजिए। तो जब कभी आप मान्यताओं से संबंधित प्रश्न देखेंगे या फिर विशेषताओं से संबंधित प्रश्न देखेंगे तो मात्र आपको एक लाइन में एक विशेषता लिखना चाहिए, ठीक है, ज्यादा नहीं, एक लाइन में एक विशेषता, क्योंकि इसकी बहुत सारी मान्यताएं होती है। तो एक लाइन को अगर बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा करने लगोगे तो आप विशेषताएं कम लिख पाओगे, समझ पाए, क्योंकि पेजेस तो ज्यादा बढ़ जाएंगे तो लगेगा कि खूब सारा लिख दिया है। तो इसलिए आपको क्या करना है, एकक लाइन में एकक मान्यताएं या फिर विशेषताओं को लिखना है, समझ पाए। जैसे कि पहली मान्यता क्या है उत्पादन फलन का, कि उत्पादन फलन का संबंध एक निश्चित समय अवधि से होती है, बता दिया। अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील भी होते हैं। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उत्पादन के साधन छोटी छोटी इकाइयों में बटे हुए होते हैं, ठीक है, और उत्पादन प्रक्रिया के दौरान तकनीक का कुशल प्रयोग किया जाता है, और साथ ही साथ फर्म का उत्पादन लागत पहले से ही दिया हुआ होता है। तो इस तरीके से आपको बुलेट लाइन में एकक लाइन में यानी कि मान्यताओं या विशेषताओं को लिखना होता है। आगे देखिएगा, विशेषताओं का जिक्र भी मैंने किया है। अब देखो कोई प्रश्न मान लो ऐसा पूछ दिया कि उदासीनता वक्र की मुख्य विशेषताएं लिखिए। वैसे तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जानबूझ करके ऐसा लिया है ताकि मैं क्वेश्चन भी साथ साथ में करवा दूं, है ना, और साथ में आप तरीके भी सीख जाएं कि असल में कॉपी कैसे लिखना है, किस प्रश्न का जवाब कैसे देना है। तो उत्तर पुस्तिका के अंदर में आप एक बात ध्यान रखना कि कहीं भी जब कभी विशेषता की बात आए आप एक लाइन में तो जरूर लिखोगे, लेकिन कुछ कुछ विशेषताएं ऐसी भी होती है जिसका आप डायग्राम तो जानते होगे, तो डायग्राम का भी प्रयोग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, इससे भी आपके अंक मैक्सिमाइज होते हैं। कभी भी इकोनॉमिक्स में डायग्राम छोड़ने की कोशिश मत करना। मैं तो एक ऐसा विद्यार्थी रहा हूं जहां डायग्राम नहीं होता है वहां पर भी जबरदस्ती डायग्राम बनाने की मैं कोशिश करता हूं। अब जबरदस्ती कहने का मतलब है कंसेप्चुअली, है ना, कंसेप्ट को मैं समझ चुका होता हूं तो मुझे लगता है कि अगर यहां डायग्राम होना चाहिए तो मैं अपने टीचर से पूछा करता था क्या सर यहां पर हम डायग्राम बना सकते हैं। आप लोग तो पूछते ही नहीं हो, और आप लोग तो ये अगर सवाल करते हो कि सर डायग्राम बनाना जरूरी है क्या, तो मैं कहता हूं कि हमारी परंपरा रहती है कि हम बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, हम भारतीय हैं भाई साहब, है ना, तो हम ये मान सम्मान करते हैं बड़े बुजुर्गों का, है ना, हम विदेशी परंपरा में नहीं जी रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से इकोनॉमिक्स का भी अपना परंपरा है कि यहां पर टेबल डायग्राम ये सब लिखे ही जाएंगे, है ना। कई सारे प्रश्न ऐसे भी मिलता है जिसमें लगता है कि डायग्राम तो पूछा ही नहीं है, जैसे कि यहां पर आप देखिए कह रहा है कि उदासीनता वक्र की मुख्य विशेषताएं लिखिए। अब आपको लगता है कि विशेषता लिखने के लिए बोला है, लेकिन आप यहां पर ध्यान दीजिए कि ये वक्र है। अब वक्र की विशेषता लिख रहे हो तो वक्र आपको बार बार बनाने हैं विशेषता की तरह ही, जैसे विशेषता बताओगे वैसे ही डायग्राम। जैसे कि उदासीनता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई ऋणात्मक ढाल वाला होता है। तो यहां पर देखिएगा ये आपका चूंकि पॉजिटिव एक्सिस होता है दोनों, वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस। अब उदासीनता वक्र कैसा है, ये है उदासीनता वक्र, बना दिया मैंने कि बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरते हुए होती है। स्लोप कैसा है, ऋणात्मक, यहां पर लिख दो स्लोप क्या है, नेगेटिव है।
समझ पा रहे? ये है उदासीनता वक्र, बना दिया विशेषता। कितना टाइम लगा ये डायग्राम बनाने में मुझे। अब यहां पर बता देना कि एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष पर लिख देना एक्स वस्तु की मात्रा, समझ पाए? वाई अक्ष में लिख देना वाई वस्तु की मात्रा। मेरी बातों पर आप ध्यान देना, इस प्रकार से जब करके आओगे ना तो आपके पूरे के पूरे अंक आएंगे। अगला देखो, कह रहे हैं क्या कि सामान्यतः उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होती है। उत्तल मतलब कन्वेक्स होती है। जहां भी आपको देखो डिफिकल्ट वर्ड लगे, समझ नहीं आ रहा है, तो वहां पर मैंने अंग्रेजी से भी कर दिया है। अब देखो यहां पर आपने डायग्राम बना दिया, ठीक है। मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं कि एक्स अक्ष पर क्या है, वाई अक्ष पर क्या है, आप समझना। जो बातें यहां पर मैंने लिखा था पीछे क्वेश्चन में, यहां पर देखिए, है ना, वही चीजें लिखेंगे। एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु की मात्रा, वाई अक्ष पर वाई वस्तु की मात्रा। अब यहां पर क्या कह रहे हैं, उत्तल होती है, तो बनाना बिल्कुल वैसा ही डायग्राम है, लेकिन यहां पर लिखना क्या है, यहां पर लिखना क्या है, तो यहां पर लिख देना है मूल बिंदु की ओर उत्तल, मूल बिंदु की ओर उत्तल। समझ पाए? मूल बिंदु की ओर क्या है, उत्तल है। अब मूल बिंदु कहां पर है, इसको इंडिकेट करिए। मूल बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन यही है, जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस शुरू हो रहा है। ठीक है, ये बात समझ आया? मतलब हमने विशेषता भी लिखा, डायग्राम भी लिखा। ठीक है, आगे देखो। अब अगला क्या है, यहां पर अगली विशेषता पर ध्यान दीजिए। उदासीनता वक्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। रेखाएं मतलब एक से ज्यादा रेखा होगा। जैसे कि आप यहां पर देखो, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। हमने बना दिया एक उदासीनता वक्र यहां पर IC1, और दूसरा हम कैसे बना रहे हैं, मान लीजिए इस प्रकार से IC2। क्या दो उदासीनता वक्र इस प्रकार से कहीं भी आपस में प्रतिच्छेद कर सकता है? तो नहीं, क्योंकि दोनों उदासीनता वक्र अलग अलग संतुष्टि स्तर को दिखलाते हैं। ठीक है ना। अब एक निश्चित बिंदु पर ये दोनों मिलेंगे, तो इसका मतलब है कि दोनों का मान इस बिंदु पर बराबर है। तो ऐसा कभी नहीं होता। सो इसीलिए आपको क्रॉस करके ही दिखाने हैं, लेकिन ऐसा होता कभी नहीं। आपने यहां पर तो लिख दिया है। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखोगे, कह रहे हैं क्या कि एक ऊंचा उदासीनता वक्र नीचे वाली उदासीनता वक्र की तुलना में अधिक संतुष्टि को दिखलाती है। तो यहां से आप कैसे डायग्राम बनाओगे, ध्यान देना। वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। आपने यहां पर पहला डायग्राम मान लो बना दिया इस प्रकार से IC1, उसके बाद आपने बना दिया IC2, और सबसे ऊपर आपने बना दिया ग्रीन लाइन से, मान लो, हालांकि ग्रीन नहीं आपको बनाने हैं, मैं बना रहा हूं, यहां पर बना दिया IC3। तो ये IC1, IC2, IC3 हम बना दिए। क्या इस प्रकार से बहुत सारे खींचे जा सकते हैं? हाँ, खींचे जा सकते हैं। अगर एक साथ में एक से ज्यादा उदासीनता वक्र होता है तो हम उसे उदासीनता मानचित्र कहते हैं। ये बात भी ध्यान रखना। तो यहां पर हमने जो 3 उदासीनता वक्र बनाया है, 3 से ज्यादा भी आप बना सकते हैं, लेकिन जो सबसे ऊपर मैंने बनाया है IC3, ये सबसे ज्यादा संतुष्टि स्तर को व्यक्त करता है। भले ही हम यहां पर नाम 1, 2, 3 ऐसा भी कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना, ये IC3 सबसे ऊपर दिख रहा है, इसीलिए यहां पर IC3 में सबसे ज्यादा संतुष्टि स्तर को व्यक्त किया जाता है। क्लियर, समझ गए होगे? तो यहां पर वही बातें लिखी हुई है, बस आपको डायग्राम बनाने थे। आगे बढ़िए। अब यहां पर देखोगे, 5वीं विशेषता और सबसे आखिरी विशेषता बता रहे हैं कि उदासीनता वक्र ना कभी एक्स अक्ष को छूती है और ना कभी वाई अक्ष को छूती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी हम ये उदासीनता वक्र बना रहे हैं तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ये कभी भी टच नहीं कर रहा है। आप यहां पर ध्यान देना, मैंने बना दिया फिर से IC वक्र, लेकिन देखो कभी भी एक्स एक्सिस में टच किया क्या? नहीं। वाई को टच किया क्या? नहीं। ऐसा क्यों नहीं होता कि ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, वाई को भी टच नहीं करता? ऐसा क्यों नहीं होता भाई? टच कर लेता तो क्या दिक्कत हो जाता? अगर टच कर लेगा यहां पर एक्स एक्सिस पर, यानी कि गलती से भी मान लीजिए कि हम ऐसा बना रहे हैं एक्स एक्सिस को छूते हुए, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि एक्स वस्तु की मात्रा जब यहां पर अधिकतम खरीदा जा रहा है तो उस वक्त वाई की मात्रा 0 होगी। और ऐसा उदासीनता वक्र में कहीं भी जिक्र किया ही नहीं जाता। उदासीनता वक्र की एक सबसे बड़ी मान्यता होती है कि उदासीनता वक्र दोनों ही वस्तुओं की,
है ना कुछ मात्रा को जरूर व्यक्त करेगा। समझ पाए? मतलब यहां पर दो वस्तुओं की खरीदारी की बात होती है, किसी एक की मात्रा इसीलिए हम शून्य नहीं कर सकते हैं, दोनों की मात्रा कुछ ना कुछ खरीदना ही होगा कंज्यूमर को। उसी बात को तो ये दिखाता है, इसीलिए ना एक्स एक्स पर ये टच करेगा ना वाई एक्स को टच करेगा। क्लियर है? तो ये आपने विशेषता भी सीख लिया। अब यहां पर देखो, आखिरी बार हम कह रहे हैं आपसे, आखिरी बार कह रहे हैं कि यह भी प्रश्न हो सकता है कि प्रश्नोत्तर में आप जो है वो हमेशा फ्लो चार्ट, तालिका और रेखा चित्र का प्रयोग करेंगे। एक सलाह है आपके लिए कि आप जब भी लॉन्ग क्वेश्चन को हल करने जाते हैं तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाइए, आकर्षक बनाइए, नहीं तो जांचने वाला, जो कॉपी जांचने वाला होगा वो खुद ही बोर हो जाएगा आपकी कॉपी से। भाई साहब, आपकी कॉपी का शकल सूरत अच्छा होना चाहिए, आपका नहीं हाँ आपका भी होना चाहिए, लेकिन वो आपके चेहरे पर ध्यान नहीं देगा, आपके कॉपी के चेहरे पर ध्यान देगा कि आपने कॉपी में लिखा कैसे है, ठीक है, उसकी सजावट कैसे करी है, किन बातों को लिखना चाहिए था, इंपॉर्टेंट बातों को आपने हाईलाइट किया है या नहीं। हाईलाइट करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि रंग दीजिए, हाईलाइट कहने का मतलब उसको थोड़ा सा बोल्ड करके लिख दीजिए, थोड़ा सा मोटा करके लिख दीजिए, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना कि जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन को हल करते हैं तो मान लीजिए कि सवाल ऐसा रहा कि पूर्ण प्रतियोगिता या फिर प्रतियोगिता के आधार पर बाजार को समझाइए, ठीक है, बाजार को समझाइए। तो बाजार को यहां पर प्रतियोगिता के आधार पर बताना है, तो आप कैसे स्पष्ट करोगे कि प्रतियोगिता के आधार पर बाजार को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। इस लाइन को आप लिख सकते हो अलग अलग तरीके से, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं ये, ठीक है। तो यहां पर देखिए, प्रतियोगिता के आधार पर बाजार, ये तो पूछ रहा था। अब ये दो तरह का होता है तो बता दिया शुरुआत में कि एक होता है पूर्ण प्रतियोगिता और दूसरा होता है अपूर्ण प्रतियोगिता। अब पूर्ण प्रतियोगिता को आप नेक्स्ट टाइम में डिफाइन कर देना, फिर इसी प्रकार से अपूर्ण प्रतियोगिता को डिफाइन कर देना, और यह भी बता देना नेक्स्ट टाइम कि अपूर्ण प्रतियोगिता के भी अलग अलग बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें से मुख्य दो स्वरूप यहां पर दिखाया जा रहा है, एक है एकाधिकार और दूसरा एकाधिकारात्मक। इसके अलावे अल्पाधिकार होता है, इसमें मोनोसोनी भी होता है। तो इस तरीके के आपको केवल दो चीजें जिक्र कर देनी है यहां पर, अपने सिलेबस के अनुसार आप चलिए। तो यहां पर एकाधिकार में क्या होता है, किसी भी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है, खरीदने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। यहां पर ऐसा वस्तु बेचा जाता है जिसका कोई नजदीकी प्रतिस्थापक नहीं होता। इस बाजार में नई फर्मों के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। इस तरह की खासियत बनाते हुए इस बाजार को परिभाषित कर दीजिए या फिर इसकी विशेषता लिख दीजिए, है ना। और यहां पर कह रहा है कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार क्या है, इसमें खरीदने और बेचने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है लेकिन बिकता किसी एक ही सेलर का ज्यादा है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके बिहेवियर अच्छे हो सकते हैं कि 10 लोगों में से एक जो दुकानदार है उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, वो उधार भी दे देता है, वो आपको फ्री होम डिलीवरी भी कर देता है, या फिर कुछ वस्तु खरीदो तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा गिफ्ट भी दे देता है। तो कंज्यूमर को ये अपनी तरफ खूब आकर्षित करने की कोशिश करता है और इसी वजह से इसके प्रोडक्ट खूब ज्यादा बिक रहे होते हैं तो बहुत सारे सेलर यहां पर, लेकिन बिकता किसी एक ही का ज्यादा है। जैसे कि क्लोजअप, सेंसोडाइन, पेप्सोडेंट, बहुत सारे टूथपेस्ट है ना, लेकिन बिकता किसी एक ही का ज्यादा है मार्केट के अंदर। बात समझ पाए? क्योंकि वो स्वाद के आधार पर, रंग के आधार पर, या फिर अपनी गुणवत्ता के आधार पर, पैकिंग के आधार पर थोड़ा बहुत प्रोडक्ट को भिन्न कर देते हैं। तो वस्तु विभेदीकरण की नीति यहां अपनाई जाती है और मूल्य विभेदीकरण की नीति एकाधिकार में अपनाई जाती है। ये बातें क्लियर हो गई, इसी आधार पर आपको डिफाइन करते हुए लिखना चाहिए। अब यहां पर देखोगे, कह रहे हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर किसी वस्तु की कीमत निर्धारण किस प्रकार होता है। मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूं कि आंसर असल में कैसे करना चाहिए ताकि नंबर ज्यादा से ज्यादा आए। यहां पर देखोगे, कह रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, कह रहे हैं वह बाजार जिसमें क्रेताओं एवं विक्रेताओं दोनों की संख्या अधिक होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, खरीदने वाला बेचने वाला दोनों की संख्या खूब है और सभी विक्रेता की वस्तुएं बिल्कुल समरूप होती हैं। इस बाजार में कोई भी क्रेता अथवा विक्रेता वस्तु के मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता। कोई भी एक अकेला बायर या फिर सेलर जानबूझ करके भी कीमत को घटा या बढ़ा नहीं सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक ऐसे मार्केट का जिक्र यहां पर कर रहे हैं, यानी कि पूरे बाजार में समरूप वस्तु होने की वजह से बाजार में एक समान कीमत पाया जाता है। तो यहां पर देखिए 4-5 विशेषताएं लगभग आ चुकी हैं, ठीक है। क्रेता और विक्रेता की संख्या अधिक है, सभी विक्रेता यहां पर समरूप वस्तुएं बेचते हैं, यहां पर क्रेता और विक्रेता है ना मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकते, और साथ ही साथ कह रहे हैं क्या, समरूप वस्तु होता है पूरे बाजार में, इसलिए समान कीमत पर वस्तुओं को बेचा जाता है।
इस वाले बाजार की स्थिति तो आपने समझा दिया। अब बताना यह है कि किस तरह के सिद्धांत दिए गए थे। उपयोगिता का सिद्धांत आया, पहले मूल्य तय करने के लिए जेविन्स ने दिया, है ना। इन्होंने कहा कि सीमांत उपयोगिता के आधार पर तय कर दीजिए, सिर्फ मांग को देखिए कि मांग ज्यादा हो रहा है तो कीमत ज्यादा ले लीजिए, और अगर जो है उसको संतुष्टि कम मिल रहा है वस्तु से तो कम कीमत लीजिए। लेकिन कोई इतना ईमानदार है नहीं ना, खाने के बाद भी बताता है कि संतुष्टि अच्छा नहीं मिला, अच्छा नहीं लगा तो फ्री में भी कंज्यूम करके जाना चाहेगा वो, है ना। तो ये सिद्धांत हो गया गलत। दूसरा सिद्धांत आया लागत का सिद्धांत। ये कहते हैं जेएस मिल और रिकार्डो साहब क्या कि सीमांत लागत के आधार पर कीमत को तय कर दी, यानी कि सिर्फ पूर्ति को देखिए। इस वस्तु को बनाने में अगर 100 रुपया कॉस्ट आ रहा है तो 100 रुपये में बेच देना चाहिए, ये इनका मानना था, जेएस मिल और रिकार्डो साहब का। बताओ अगर हम नए नए प्रोड्यूसर हैं, हमें कोई वस्तु बनाना नहीं आता ठीक ढंग से, तो हम इस वस्तु की लागत अधिक कर देंगे ना उस वक्त, क्योंकि बनाना नहीं आता तो लागत ज्यादा आ जाएगा मेरा इस वस्तु को बनाने में, है ना। अब ऐसे में हम इसको महंगे पर बेचने जाएंगे और पता चला कि ऐसा वस्तु पहले से ही बिक रहा है मार्केट में बहुत सस्ते कीमत पर, सारी विशेषताएं उसकी भी वही है जो हमारी इस प्रोडक्ट की है, तो कोई लेना पसंद करेगा? कोई नहीं। तो या तो अपने सामान को बहुत अच्छा बनाओ, क्वालिटी में, क्वांटिटी में, जैसे भी हो, या फिर ये कोशिश करो कि आप कुछ फ्री में इसके साथ दूसरे प्रोडक्ट को बांटना शुरू करो। लेकिन ये चूंकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, ये सारा खेल चलता है उद्योग के द्वारा कि कैसे कीमत तय होगा बाजार मांग और बाजार पूर्ति के आधार पर, इसलिए यहां पर कोई भी क्रेता या फिर विक्रेता कीमत को तय अकेले नहीं कर सकता। क्लियर ना। अब तीसरा सिद्धांत आता है मांग और पूर्ति का सिद्धांत, ये अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। ये कहते हैं भाई साहब देखो, ना मांग के आधार पर कीमत तय होगा ना पूर्ति के आधार पर, बल्कि दोनों की सापेक्षिक शक्तियों के आधार पर कीमत तय हो जाएगा किसी भी वस्तु का। ठीक है, तो इसी स्टेटमेंट को यहां पर इन्होंने बताया है। अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि मूल्य ना तो मांग के द्वारा निर्धारित होता है और ना ही पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है, बल्कि मांग और पूर्ति दोनों की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा मूल्य निर्धारित होती है। यह मार्शल साहब ने ही कहा था। अब यहां पर प्राइस, डिमांड, सप्लाई सब कुछ दिखा दीजिए। मांग के नियम और पूर्ति के नियम को आपने पढ़ा है, तो मांग के नियम के अनुसार बता दो कि जब भी प्राइस बढ़ता है, देखो डिमांड घट गया, प्राइस बढ़ा, डिमांड घट गया, प्राइस बढ़ा, डिमांड घट गया, प्राइस बढ़ा, डिमांड घट गया। लेकिन प्राइस बढ़ने के साथ सप्लाई क्या होता है? तो यहां पर देखो प्राइस बढ़ने के साथ सप्लाई बढ़ता है, फिर से कीमत बढ़ा, फिर से पूर्ति बढ़ गई, फिर से कीमत बढ़ा, फिर से पूर्ति बढ़ गई, फिर से कीमत बढ़ा, फिर से पूर्ति बढ़ गई। तो इस तरीके से आपको बस सजा देने हैं। अब यहां पर कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि जितना मांग किया जा रहा है बाजार के अंदर, उतना बाजार में सप्लाई भी है, पूर्ति भी है। तो जिस जगह पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाएंगे, वहीं पर वस्तु का कीमत तय हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई यहां पर हो गया है बराबर। और यहां पर आप देखोगे तो क्या है, डिमांड है 500 यूनिट, सप्लाई है 100 यूनिट, डिमांड है 400 यूनिट, सप्लाई है 200 यूनिट। यानी कि हर हाल में इन दोनों स्थितियों में क्या है, डिमांड है ज्यादा एंड सप्लाई है कम। जब जब सोचो मांग किसी वस्तु का खूब ज्यादा रहेगा बाजार के अंदर, तो लोग उसका कीमत क्या करेंगे, ज्यादा देना पसंद करेंगे। हम चाहते हैं हमें सामान मिले, हम चाहते हैं हमें सामान मिले, वो चाहता है हमें सामान मिले, तो हर कोई कीमत ज्यादा देने के लिए तैयार रहेगा ऐसी स्थितियों में। ठीक है, कि सामान जल्दी से जल्दी मुझे मिल जाए, क्योंकि सप्लाई तो कम है। समझ पाए? तो यहां पर वस्तुओं की कीमत बढ़ने की प्रवृत्ति आती है। अब दूसरी बात यहां पर है, देखो मांग कितना है 200 इकाई, सप्लाई कितना हो रहा है 400 इकाई। हम 400 इकाई बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन खरीदने वाले केवल 200 इकाई खरीदने के लिए तैयार हैं। तो यहां पर इसका मतलब है कि यहां मांग ही कम हो गया और पूर्ति हर जगह पर उपलब्ध है, बाजार में हर जगह सामान मिल रहा है। वो कह रहा है भाई साहब मेरे पास आके ले लो, वो कह रहा है मेरे पास आके ले लो, है ना। तो ऐसे में वस्तु जो है वो सस्ती होने लगती है, क्योंकि हर एक विक्रेता चाहता है हमारा सामान बिके, तो वो कम कीमत पर भी बेचने को तैयार हो जाता है कई बार। तो यहां पर वही टेंडेंसी आ जाती है, वही प्रवृत्ति आ जाती है। तो मांग और पूर्ति जहां दोनों बराबर हुए हैं, असल में इसी को हम लोग कहते हैं संतुलन की मात्रा, और यही जो कीमत है ये कहलाएगा संतुलन कीमत। ठीक है, अब रेखा चित्र में हम कैसे दिखाते हैं इस चीज को, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं, मांग की रेखा है ना, पूर्ति की रेखा बना लेते हैं। तो मांग की रेखा का नाम दे दिया डी डी, पूर्ति की रेखा का नाम दे दिया एस एस। दोनों रेखाओं ने जहां दोनों को स्पष्ट तरीके से क्रॉस किया हुआ है, वहां पर हो गया मांग की मात्रा, पूर्ति की मात्रा तय, और इधर वाई अक्ष पर हो गया वस्तु की कीमत को तय कर दिया। तो ओपी है यहां पर बाजार मूल्य, है ना, संतुलन मूल्य हो गया ओपी, और संतुलन की मात्रा हो गया ओक्यू। और यहां पर जो दोनों जो रेखाएं मिली है बिंदु ए पर, इस बिंदु को हम लोग कहेंगे संतुलन का बिंदु।
संतुलन का बिंदु। तो ये जो तरीका मैंने अभी आपको बताया, बस यही तरीके से आपको डायग्राम बनाने हैं। ध्यान रखिएगा, जो टेबल आपने लिया है उसके हेल्प से डायग्राम बनाना, ठीक है। जैसे कि पहले एक बार कीमत ले लेना और डिमांड, इन दोनों को देखते हुए यहां पर मांग तैयार कर देना, क्योंकि मांग और पूर्ति की मात्रा एक्स अक्ष पर रहता है, मालूम है ना। मांग और पूर्ति की मात्रा एक्स अक्ष पर रहता है, मांग और पूर्ति की मात्रा एक्स अक्ष पर रहता है, और वस्तु का मूल्य वाई अक्ष पर रहता है। ये तो आप बात जानते होंगे पहले से ही। तो आप एक बार मूल्य और मांग को ले लेना, जब उसके हिसाब से मांग की रेखा तैयार हो जाएगा, उसके बाद दूसरा काम करना मूल्य और फिर पूर्ति की मात्रा लेकर के, तो आपका फिर ये वाला लाइन बन जाएगा। दोनों जहां पर आपस में क्रॉस करेंगे वहीं पर मात्रा तय हो गया OQ, संतुलन की मात्रा, और संतुलन का मूल्य है OP। अब उन्हीं चीजों को ऐसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर देना कि चित्र में एक्स अक्ष पर वस्तु की मांग और पूर्ति की मात्रा तथा वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत को या फिर मूल्य को दिखलाया गया है। चित्र से यह भी स्पष्ट है कि मांग की रेखा DD, मांग की रेखा क्या है DD, ऋणात्मक ढाल वाला है, ठीक है, तथा पूर्ति की रेखा SS, पूर्ति की रेखा SS अपवर्ड स्लोपिंग वाला है, ठीक है। बिंदु E पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, ई बिंदु पर दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, जिससे बाजार में वस्तु की मांग एवं पूर्ति की मात्रा OQ, बाजार में वस्तु की मांग और पूर्ति की मात्रा कितना है OQ, मांग भी इतना ही है, पूर्ति भी इतना ही है, ठीक है, और संतुलन मूल्य OP है, OP है। बस बात हो गया समाप्त। तो ये OP को हम लोग बोलेंगे संतुलन मूल्य और OQ को बोलेंगे संतुलन की मात्रा। तो ये सारी बातें आपको समझ आ गई है कि कहां पर कैसे टेबल और डायग्राम लेना है। मैंने पूरे इस वीडियो के अंदर किन किन बातों पर ध्यान दिया आपका, ठीक है, कौन कौन सी बातें मैंने हाईलाइट करी है पूरे इस वीडियो के अंदर, ध्यान देना। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि परिभाषा के साथ सूत्र का प्रयोग जरूर करिएगा। परिभाषा हमेशा से सरल और कम शब्दों में ही लिखने की कोशिश करिएगा, बहक चहक करके ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना है। परिभाषा सिंपल जितना होगा, जितना आसान भाषा में होगा, जितना आसानी से आपकी कॉपी में लिखी हुई बातें अगले इंसान को समझ आएगी, उतना ही चांसेस है कि अंक पूरे के पूरे आएंगे। लेकिन परिभाषा के साथ सूत्र संभव हो तो जरूर लिखिए, ठीक है। दूसरी बात, जब कभी भी अंतर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं तो अंतर तालिका बना करके ही आप उत्तर दीजिएगा। तीसरी बात कि मान्यताओं या फिर विशेषताओं से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछ लिया है तो आप हमेशा बुलेट लाइन यानी कि एक लाइन में एक विशेषता या फिर एक मान्यता को लिखेंगे, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर मान्यता की अगर बात किया जाए तो हमेशा से कोशिश करना कि 5 या 6 मान्यता लिखें, ज्यादा है, इनफ हो गया, ठीक है ना, 5 या 6, उससे ज्यादा भी मत करना। कई बार आपको बहुत सारा याद होता है तो सारा लिखने लग जाते हैं, 5-6 काफी होता है। आगे देखिएगा, कह रहे हैं कि प्रश्नोत्र में फ्लो चार्ट का प्रयोग जरूर करिए। फ्लो चार्ट का मतलब क्या, ये देखो, ये जो मैंने आपको पीछे दिखाया था, मैं दोबारा से आपको दिखाता हूं, ये जो मैंने आपको दिखाया था ये फ्लो चार्ट ही होता है, असल में फ्लो चार्ट यही है, ठीक है ना। उसके बाद सबसे आखिर में यहां पर देख लो एक बार, कह रहे हैं कि तालिका का प्रयोग जरूर करिएगा लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर खास करके, और रेखा चित्र का भी प्रयोग जरूर करना। तालिका और रेखा चित्र में कौन सी चीजें कैसे दिखाई गई है इस चीज को एक्सप्लेन लास्ट में कर देना, जैसे कि मैंने आपको यहां पर अभी बताया। मैंने टेबल ले लिया, डायग्राम भी ले लिया, तालिका और रेखा चित्र हो गया, और उसी चीज को यहां पर आप एक्सप्लेन कर दिए लाइन बाय लाइन, 2 से 3 लाइन में ये बातें हो जाती है फिक्स, ठीक है ना। तो आज और इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको तरीका बताया है हर एक टाइप के क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, इसी तरीके से आपको परीक्षा में जाकर के अपनी उत्तर पुस्तिका में सारे प्रश्नों का हल अच्छे से करना है। ध्यान रखिएगा, इस दौरान अपने समय पर इतना ज्यादा कमांड कर लो कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर कितने टाइम में दे पाएंगे, समझ गए। तो इसके लिए ज्यादातर अभ्यास में लगे रहिए, प्रश्नों को प्रत्येक दिन लिखने की कोशिश करिए। इकोनॉमिक्स का जब एग्जामिनेशन हो उससे एक दिन पहले तक आप बिल्कुल तैयार हो जाइए कि किस प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में देना है, उसमें सूत्र कैसा है, टेबल डायग्राम कैसा है, हर एक चीजें कंफर्म कर लीजिए। जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतना ही ज्यादा आपके अंक बढ़ने के चांसेस होंगे, साथ ही साथ आप एग्जाम में टाइम को अच्छे से बचत कर पाओगे। मैंने खुद ही अपनी रिवीजन के टाइम में, जब मैं क्लास 12th में था,
उस वक्त मैंने इकोनॉमिक्स को एग्जाम से एक दिन पहले तक 16 बार रिवाइज करा था, सिर्फ इसलिए ताकि मैं एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के सारे प्रश्नों का उत्तर अच्छे से दे सकूं, जिससे कि हमारा ज्यादा से ज्यादा समय मूल्यांकन करने के लिए बचेगा कि मैंने कौन सा उत्तर सही से लिखा या नहीं। तो हां, एग्जैक्टली मैंने वो तरीका अपनाया और वो कामयाब भी हुआ। असल में हम जब परीक्षा लिख रहे थे अपनी इकोनॉमिक्स का, तो उस वक्त मेरे पास आधे घंटे से भी ज्यादा समय बचा हुआ था। 37 मिनट हमने समय बचाया था, ठीक है, 37 मिनट। और उसमें मैंने पूरे कॉपी को जांच करा कि कहां पर मैंने सही किया है, कहां गलत किया है। इस दौरान मुझे पता चला कि मैंने पहले ही क्वेश्चन का आंसर गलत किया था, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था कि किसने कहा अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। ये 2015 का क्वेश्चन है, जाकर के देखिएगा। साइंस वाले बच्चों को पूछा था झारखंड बोर्ड के अंदर में, ठीक है ना। तो यहां से उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। पूरी जानकारी मैंने आपको दे दिया है, क्वेश्चन पेपर कैसे आपको हल करने हैं। समय बचत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा निरंतर अभ्यास करिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि जब मैं आपके साथ हूं, कॉमर्स वाले की पूरी टीम आपके साथ है, फिर डरने की क्या बात है। तो थैंक यू सो मच बच्चों। जब कभी आपको लगे कि सर दिक्कत हो रही है, तो आप चैट सेक्शन में बता देना कि किस टाइप की आप वीडियो अपडेट चाहते हो। मिलते हैं फिर से किसी अगली वीडियो अपडेट में। जय हिंद।